गुड मॉर्निंग साथियों, रट्टा फ्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी बेसिक की दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा देखते हैं आज का मोटिवेशनल क्विट। सो द राइट डायरेक्शन टू योर माइंड, इट विल टेक यू टू योर डेस्टिनेशन। इसका मतलब अच्छे से समझना, जो आपका दिमाग है उसको सही रास्ता दिखाओ, वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे लोगों से कि हमें कोई रास्ता बताओ, कोई सही डायरेक्शन दिखाओ कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। हमारा जो शरीर है वो किस पर डिपेंड है? अपने माइंड पर। जो आपका दिमाग है उसे पॉजिटिव अप्रोच दिखाओ, उसे सही रास्ता दिखाओ कि भाई तुझे इसी रास्ते पे जाना है, इस पर जाना है, इस पर जाना है, ये मंजिल तक जाता है, इस वाले पे नहीं जाना है। अगर आपके दिमाग ने सही डायरेक्शन पकड़ ली, राइट डायरेक्शन पकड़ ली, तो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो आपका दिमाग है वही सबकी जड़ है, वही सब कुछ है। अगर आपने अपने दिमाग को काबू कर लिया, अपने दिमाग को संभाल लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में नहीं रोक सकती। तो ये हमारा मोटिवेशनल क्विट था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने इससे पहले जो क्लास हुई उसमें देखा था सेंटेंस और उसके टाइप्स। उसके दो कॉन्सेप्ट थे जिनसे एरर बनते थे, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ठीक है, फ्रेश वर्सेस क्रॉस। अगर आप लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, सुना तो होगा ही। ठीक है, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, वेट करिए। या आपने पहले पढ़ा है और हार्ड लगा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक इसका हुआ बना बैठा है। हुआ क्या होता है? हुआ वो काम होता है जो बहुत ही आसान होता है लेकिन बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। होता तो बहुत मामूली सा है, जैसे खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, उसी टाइप का ये होता है फ्रेश वर्सेस क्रॉस। इसको इंग्लिश में एक हार्ड टॉपिक बताया जाता है, लेकिन आज हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे बहुत ही इजी वे में। अगर आप लोग इस टॉपिक को हार्ड समझते हो, आपको इसमें प्रॉब्लम है समझने में, फ्रेश और क्लॉज में डिफरेंस समझने में, क्लॉज और सेंटेंस के डिफरेंस समझने में, तो वेट करिए, आने वाले कुछ मिनट में आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो रेडी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, फ्रेश वर्सेस क्लॉज। तो जो ये पहला आपको टर्म दिखाई पड़ रहा है फ्रेश, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं क्या है। जैसे मैंने सेंटेंस की डेफिनेशन आपको बताई थी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब वर्डों का ऐसा समूह जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, कंप्लीट सेंस दे, उसे हम सेंटेंस बोलते थे। फ्रेश की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेश। समझ में आ रहा है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस, जो कि सेंस देता है, मीनिंग देता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। सेंटेंस क्या था? एक वर्ड्स का समूह, ऐसा समूह जो कंप्लीट मीनिंग दे, उसे हम सेंटेंस बोलते थे। फ्रेश क्या है? एक वर्ड का ऐसा समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस तो दे, मीनिंग तो दे, लेकिन कंप्लीट मीनिंग ना दे, उसे फ्रेश बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सर समझ में तो आया, लेकिन आप अगर एग्जाम्पल से समझाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने कहा इन द रूम, इन द रूम मतलब कमरे में। सेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इन द रूम, कमरे में, मीनिंग आ रही है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही, तो ये क्या है? फ्रेश है। आपके दिमाग में एग्जांपल्स आ रहे होंगे, जैसे इन द ईस्ट, ये भी क्या है? फ्रेश है। ठीक है, तीसरा ऐसे कोई एग्जांपल देखते हैं तो आपके दिमाग में वो भी आ रहा होगा, अंडर द ट्री। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे मैं पहले सेंटेंस की बात करूं, इसमें एक दो तीन सेंटेंस नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, फ्रेश बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सेंटेंस वर्ड यूज करता हूं तो उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्या है? फ्रेश है। तीन वर्ड्स दिए गए, तीन वर्ड्स दिए गए, तीनों वर्डों का समूह है, सेंस दे रहा है। पहला सेंस दे रहा है कमरे में, दूसरा सेंस दे रहा है पूरब में, तीसरा सेंस दे रहा है पेड़ के नीचे। सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो ये क्या है? ये सभी फ्रेश है। समझ में आ गया? ऐसे एक और होता है कैन नॉट गो, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? जाओ ना, किसने रोका है? क्यों नहीं जा सकते? कैन नॉट गो। ठीक है, तो ये भी क्या है? सेंस दे रहा है लेकिन पूरा सेंस नहीं दे रहा, तो ये सब क्या है? फ्रेश है। सर इतनी बात तो समझ में आ गई। फ्रेश क्या होता है? ऐसे वर्ड्स का समूह जो सेंस देते लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते, उन्हें फ्रेश कहते हैं। सर आपने एग्जांपल दे दिया, हमें अच्छे समझ में आ गया, लेकिन सर फ्रेश को समझेंगे कैसे? कैसे जानेंगे कि फ्रेश है कि नहीं है? तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक टर्म बताई थी, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। मैंने इनका रिश्ता बताया था। दोनों ने साथ फेरे लिए हैं, जन्मों जन्मों की कसम खाई है साथ निभाने की। तो जब सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब आएगी, वर्ब आएगा सब्जेक्ट आएगा। हमने देखा था इनकी जोड़ी को।
लैला मजनू के बाद इनका नाम आने वाला है, हमने देखा था, इसको समझा था। अब वही इसमें अप्लाई करते हैं। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता तो वो क्या होता, सेंटेंस हो जाता, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस देता। समझ में आ रहा है? फ्रेज में कंप्लीट सेंस नहीं मिलता तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, वो सेंटेंस बन जाएगा, और सेंटेंस क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है। फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देता। जैसे इसकी बात करूं तो द रूम आपका नाउन है, किसी चीज का नाम है, नाउन है। इन आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है, इन आपका प्रीपोजिशन है। अंडर आपका प्रीपोजिशन है। कैन आपकी वर्ब है, ठीक है, और गो आपकी मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ट्री आपका नाउन है, ईस्ट आपका नाउन है। आपने देखा पहले में नाउन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। दूसरे में देखा नाउन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। तीसरे में नाउन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट वर्ब, नाउन प्रपोजिशन है, सॉरी प्रपोजिशन से, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। चौथे में आपने देखा कि मेन वर्ब है और वर्ब भी है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा तो ये फ्रेश है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात, को एक फ्रेश सेंटेंस हो नहीं सकता। एक फ्रेश कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता। अब समझ लो सेंटेंस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्लीट सेंस नहीं देता। फ्रेश के लिए इतना काफी है। समझ में आ गया फ्रेश क्या होता है? बहुत ही अच्छे से हमने इसका पोस्टमार्टम कर लिया। फ्रेश का क्या होता है? ऐसे शब्दों का समूह जो सेंस देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते, फ्रेश कहलाते हैं। फिर सर इनका यूज क्या है? जब सर ये कंप्लीट सेंस नहीं देते तो इनका यूज क्या है? इनको यूज क्यों किया जाता है? इंग्लिश में इतने फालतू के लोग बैठे हैं क्या जिनका कोई काम नहीं है, जो कंप्लीट सेंस नहीं देते उनको भी डाले फिर रहे हैं क्या? इतनी फालतू इंग्लिश। अगर इनका काम नहीं है, ये पूरा सेंस नहीं देते, तो अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए इनका यूज क्यों किया? प्रॉब्लम कैसे बढ़ेंगी? जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आपके पिताजी ने कहा, मैंने आपसे बोला कि आपके पिताजी ने मुझसे ये कहा। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपके पिताजी ने मुझसे क्या कहा, तो आपको क्या होगा, सस्पेंस आएगा, आप टेंशन में रहोगे, पता नहीं क्या कह दिया। ठीक है, तो फ्रेश वही काम करते हैं, आधी इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरा सेंस नहीं देते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगी। पेड़ के नीचे क्या क्या है, पेड़ के नीचे कौन है, पेड़ के नीचे आपको पूरा सेंस नहीं मिल रहा। जब भी पूरा सेंस नहीं देते तो इनका यूज क्यों किया गया है? तो इनका यूज होता है सब्जेक्ट सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। इनका यूज होता है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। सर समझ में नहीं आया? फ्रेश सेंटेंस के साथ जुड़कर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मैंने क्या बोला? फ्रेश सेंटेंस के साथ जुड़कर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। जैसे मैंने एक फ्रेश लिखा, ठीक है, इन द रूम। अब मैंने आगे सेंटेंस लिख दिया, ये होगी आपकी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये होगी आपकी मेन वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सेंटेंस है। ठीक है, अब ये पूरा हम एक साथ पढ़ते हैं। ही इज स्लीपिंग एक सब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस है, सॉरी, ही इज स्लीपिंग एक सेंटेंस है। उसके बाद इन द रूम आपका एक फ्रेश है। ठीक है, अगर हम पूरा पढ़ते हैं, ही इज स्लीपिंग इन द रूम, अभी पूरा एक सेंटेंस है। समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ, ही इज स्लीपिंग एक सेंटेंस था, इन द रूम ने उसकी शोभा बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी? इंफॉर्मेशन देकर कि वह सो रहा है, कहां पे सो रहा है, रूम में सो रहा है। ठीक है, तो फ्रेश क्या काम करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। किसको? सेंटेंस को। उसके साथ जुड़कर उसकी शोभा बढ़ाते हैं, उसके बारे में एक अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। तो फ्रेश का काम क्या होता है? सेंटेंस के साथ जुड़कर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। बस फ्रेश इतना ही है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? आगे हम देखेंगे कि फ्रेश और क्लॉजेस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फ्रेश का तो हमने पोस्टमार्टम अच्छे से कर लिया। अब आते हैं क्लॉज पर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको प्यार से समझना। क्लॉज एक ऐसा वर्ड्स का समूह होते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस देते हैं, और उनमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होता है। क्या कहा मैंने? जो क्लॉज होते हैं वो कंप्लीट सेंस देते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं, और इनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला ही इज वर्किंग, मैंने क्या बोला? ही इज वर्किंग, तो ये क्या है? क्लॉज है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, बीच में हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जोड़कर एक वर्ब कहा जाता है। वर्ब वाले चैप्टर में अच्छे समझोगे। ठीक है, तो ही यहाँ पे क्या है? ये सब्जेक्ट है आपका, और ये क्या है? आपकी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, वह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक क्लॉज है। अब आपके दिमाग में सब डाउट आ रहा होगा। हमें पता है कि हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमारे दिमाग में भी डाउट आया था जब हमने पढ़ा था इसके बारे में कि सर ये क्लॉज है। आप बोले सर ये क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन दे रहा है, पूरी मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो सर सेंटेंस क्या होता है? अगर सर ये क्लॉज है, सेंटेंस क्या होता है?
सेंटेंस और क्लॉज, एक क्लॉज सेंटेंस हो सकता है, डाउट क्लियर, एक क्लॉज सेंटेंस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, सेंटेंस भी कंप्लीट सेंस देता है, क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, क्लॉज भी कंप्लीट सेंस देता है, तो एक सेंटेंस एक क्लॉज हो सकता है। अब सर आपने और खिचड़ी पका दी, आपने और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया कि एक सेंटेंस एक क्लॉज हो सकता है, तो एक ही चीज को दो नाम क्यों दिए गए हैं? जब एक ही चीज दो काम कर रही है या फिर जब दोनों एक जैसे हैं तो उनको दो नाम क्यों दिए गए? इसको सेंटेंस ही क्यों नहीं कहा गया, क्लॉज क्यों कहा गया? जब क्लॉज में भी सेम है, सेंटेंस में भी सेम चीजें आ रही है, तो इसको सेंटेंस क्यों नहीं कहा गया, क्लॉज क्यों कहा गया? ये तो वही बात होगी सर, एक राम है एक श्याम है, दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों के पापा एक ही होंगे, नॉर्मल सी बात है। कोई आपसे पूछता है राम के पापा का नाम क्या है, तो आप बोल रहे हो रमेश, और कोई पूछता है श्याम के पापा का नाम क्या है, आप बोल रहे रमेश, ठीक है। और किसी ने आपसे पूछा कि राम और श्याम के पापा का नाम क्या है, आप बोल रहे राम के पापा का नाम रमेश है, श्याम के पापा का नाम रमेश है। भाई जब दोनों के पापा का नाम रमेश है तो एक साथ बोल दो ना, राम और श्याम के पापा का नाम रमेश है, दोनों जुड़वाई तो है। क्यों उनको अलग अलग बताया जा रहा है कि राम के पापा का नाम रमेश, श्याम के पापा का नाम रमेश? जब दोनों जुड़वा हैं, पिताजी एक है, तो एक साथ बोल दो राम और श्याम के पापा का नाम रमेश है। वही यहाँ पे ही इज वर्किंग ए सेंटेंस है, ही इज वर्किंग ए क्लॉज है। हमें क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है? जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, दोनों कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है? कंफ्यूजन लाजमी है, वेट करिए सभी चीज क्लियर होंगी। तो इसके बाद जो चीज है उसको समझते हैं। आई थिंक मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी, मैं क्या समझना चाह रहा हूं। इसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला ठीक है, मैंने अभी फुल स्टॉप क्यों लगाया, व्हाट आया फिर फुल स्टॉप क्यों लगाया, आप समझ गए होंगे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आगे आपका आई नो आया है सब्जेक्ट वाला, ये आपका आया है, ठीक है। उसके बाद आपका WH वाला एक आया है, और जब भी सब्जेक्ट वाला पहले आता है उसे हम इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है, पहले अच्छे से पढ़ चुके कंसेप्ट। असर्टिव सेंटेंस पहले आता है, WH वाला आता है, लेकिन कौन से फॉर्म में आता है? असर्टिव फॉर्म में आता है, क्योंकि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव से मतलब नहीं होता, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूं, फ्री बता दिया मैंने आपके रिवीजन के लिए। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कितनी वर्ब है और कितने सब्जेक्ट हैं, तो हमने देखा आई एक सब्जेक्ट है, नोमिस होता है जानना, ये एक वर्ब है। सर एक वर्ब एक सब्जेक्ट हमने ढूंढ ली। व्हाट आपका WH का क्वेश्चन ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। यू पे आए, यू आपका सब्जेक्ट है, सैड आपकी वर्ब है, ठीक है, से की सेकंड फॉर्म सैड। अब यहाँ पे सर एक तो सब्जेक्ट ये रहा, एक वर्ब ये रही, दूसरा सब्जेक्ट ये रहा, दूसरी वर्ब ये रही। सर सेंटेंस एक है, आपने कहा था जब तक फुल स्टॉप नहीं आता सेंटेंस एक ही होता है। सर सेंटेंस एक है, सब्जेक्ट और वर्ब दो हैं। अब सर एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब क्यों आ गई? एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो वर्ब का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं। धीरे धीरे सब बात क्लियर होगी, ठीक है, आराम से समझना। एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो एक सेंटेंस में दो क्या है? क्लॉजेस है। समझ में आ रहा है? क्लॉजेस का मतलब भी होता है सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, कंप्लीट सेंस देना। सेंटेंस का मतलब भी होता है सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, कंप्लीट सेंस देना। लेकिन सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस आ सकते हैं। एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं, एक सेंटेंस में तीन क्लॉज भी हो सकते हैं, एक सेंटेंस में चार क्लॉज भी हो सकते हैं, एक सेंटेंस में पांच क्लॉज भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो रही है? दोनों डिफरेंस कोई नहीं है। क्लॉज भी एक सेंटेंस हो सकता है, क्लॉज को हम सेंटेंस बोल सकते हैं, सेंटेंस को क्लॉज बोल सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है तो उस सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस होंगे। जितनी बार वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है उतने क्लॉजेस होंगे। कॉम्बिनेशन पहचानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाली क्लासेस में आपको इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूं, हर चीज प्यार से समझेंगे, क्लियरली समझेंगे, कंसेप्ट से समझेंगे। तो आई थिंक आपको क्रॉस समझ में आ गया, फ्रेश समझ में आ गया। फ्रेश के बारे में हमने क्या देखा? फ्रेश वो शब्दों का समूह होता है जो कंप्लीट सेंस नहीं देते,
ठीक है। उनका काम क्या होता है, सेंटेंस के साथ जुड़कर उसकी शोभा बढ़ाना। शोभा वो कैसे बढ़ाते हैं, बिंदिया लगा के, मेकअप करके नहीं, वो सेंटेंस के साथ जुड़कर उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, कहां पढ़ा रहा हूं, रूम में पढ़ा रहा हूं, तो इन द रूम क्या है, फ्रेश है। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको छोड़ते हैं। क्लॉज पे आते हैं। क्लॉज और सेंटेंस एक जैसे लगे हमें, क्यों लगे, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, दोनों कंप्लीट सेंस देते हैं। फिर मैंने बोला कि क्लॉज मतलब एक सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो सेंटेंस में दो क्लॉज हैं। अगर एक सेंटेंस में तीन सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो सेंटेंस में तीन क्लॉज हैं। अगर एक सेंटेंस में तीन से ज्यादा, 4, 5, 6 सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो सेंटेंस में 4, 5, 6 क्लॉजेस है। बात समझ में आ गई, क्लॉज और सेंटेंस का डिफरेंस समझ में आ गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्लॉज में एक दो बातें और जाननी है हमें जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाद में उनका यूज होगा। तो मैं जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 1% ही क्यों ना इंपॉर्टेंट हो, मैं उस चीज को छोड़ने वाला नहीं हूं। और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे बाहर की लाइफ में वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, मैं उसको पढ़ाने वाला नहीं हूं। बात समझ में आ गई मेरी। आपकी एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, और आपकी एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर का चाहे कितना बड़ा बादशाह हो, चाहे कितना बड़ा राजा हो, बाहर की इंग्लिश की एकेडमिक इंग्लिश में चाहे उसका कितना भी यूज होता हो, चाहे आपको कोई पूछे और आपको ना आता हो, आपको बुद्धू कहे, लेकिन अगर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूं, उतना टाइम नहीं होता। इंग्लिश बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए टाइम चाहिए, इसको समझने के लिए कंसेप्ट चाहिए, इसको समझने के लिए आपको रूल समझने पड़ते हैं। रूल बहुत सारे होते हैं, हमें वही पढ़ना है जो हमारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 6 महीने में आप इंग्लिश के ज्ञाता नहीं बन सकते, समझ में आ रहा है। तो वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्लॉज की दूसरी बात करते हैं। क्लॉज सर हमने समझ लिया, अच्छे से समझ लिया क्लॉज क्या होता है। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, कंप्लीट सेंस देते हैं। जैसे ही इज वर्किंग, ही इज स्टडिंग, ही इज डांसिंग, ये सभी क्लॉज हैं। ही एट डिनर, ये भी क्लॉज है। ही मेट हिज मदर, ये भी क्लॉज है। जैसे मैंने आपसे बोला ही मेट हिज मदर, आपसे मैंने पूछा ये क्या है, तो आपका पहला क्या रहेगा सर, ये सेंटेंस है। सेंटेंस क्यों है, क्योंकि सर कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वही मां से मिला है, वो है अपनी मां से मिला। ठीक है, ही मेड हिज मदर, सर कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस है, मैंने पूछा क्लॉज है, हाँ सर क्लॉज भी है। क्यों क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रही आपकी वर्ब। मैंने सोचा कि ये सेंटेंस है, आपने बोला हाँ सर सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि सर कंप्लीट सेंस दे रहा है। सेंटेंस का मतलब होता है कंप्लीट सेंस देना। क्या ये क्लॉज है, हाँ सर क्लॉज है। क्यों है, क्योंकि सर यह सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्लॉज है। क्या एक ही क्लॉज है, एक से ज्यादा क्लॉज है, सर ये एक ही क्लॉज है। क्यों है सर, ये हिज आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और मदर आपका नाउन है। सर इसमें सब्जेक्ट वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है तो इसमें एक ही क्लॉज है। ठीक है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक क्लॉज है। बात समझ में आ गई। अब मैं पूछता हूं आपसे कि इसका टाइप क्या है, कौन से टाइप का क्लॉज है ये। हम पढ़ेंगे क्लॉजेस के टाइप। ठीक है, 2 टाइप होते हैं क्लॉजेस, उसको पढ़ेंगे। मैंने बोला कि ये कौन से टाइप का क्लॉज है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस सेंटेंस को हम अकेले लिख सकते हैं, मतलब मैं अगर बोलूं कि ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ, क्या इसको समझने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ती है, आप बोलोगे नहीं सर सीधा तो लिखा है कि वह मिला किससे, अपनी मां से। क्या समझना इसमें, पूरा सेंस दे रहा है कि वो बंदा अपनी मां से मिला। इसमें सर क्या समझना है, हमें किसकी नीड क्यों है, वो अपनी मां से मिला, काम खत्म, पूरा सेंस दे रहा है। सर इसको समझने के लिए हमें किसी भी दूसरे सेंटेंस या किसी भी दूसरे क्लॉज की नीड नहीं है। सर पूरा सेंस वो खुद दे रहा है, वो खुद फ्री है, वो खुद आजाद है, उसके अंदर दम है कि पूरा सेंस दे सकता है। तो ऐसे क्लॉजेस जो पूरा सेंस दें, जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, उन्हें हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आपके सामने क्लॉज लिखा हुआ है, ही मेट हिज मदर, वह अपनी मां से मिला। क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है, आपने कहा सर डेफिनेटली, बिल्कुल कंप्लीट सेंस दे रहा है, क्यों अपनी मां से मिला, पूरा सेंस दे रहा है। किससे मिला, मां से मिला, कौन मिला, वह मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है, किसका काम हुआ, मिलने का काम हुआ, कंप्लीट सेंस दे रहा है। अगर यह होता ही मेट तब भी वो कंप्लीट सेंस देता, वह मिला। ठीक है, तो सर यहां पर कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों है, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग हूं, आपने समझा तो दिया, मैं पूछूं कि वो कब मिला, आपने बोल दिया कि मां से मिला, लेकिन कब मिला, सर उसका तो आंसर इसमें नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है। भाई वो आपका अलग क्वेश्चन है,
वो क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन का आंसर अलग होगा। ऐसे तो आप बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो, माँ से मिलने के बाद क्या किया, माँ ने क्या किया, माँ ने उससे क्या पूछा, उसने माँ से क्या पूछा, फिर कहाँ गए, 1 घंटे बाद क्या किया, 2 घंटे बाद क्या किया, वो आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की डिमांड खत्म नहीं होती, आंसर्स की डिमांड खत्म नहीं होती। मैं जिस बात को समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करो। क्या ये क्लॉज कंप्लीट सेंस दे रहा है, जो लिखा है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या आप इसको अलोन अकेले यूज कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो सर। इसकी क्या नीड है, ही मेट हिज मदर पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंस दे रहा है, हमें सब चीज समझ में आ रही है, ठीक है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है सर। इसको हम आराम से अकेले यूज कर सकते हैं, किसी और सेंटेंस की इसको नीड नहीं होती। तो ये कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। सर अभी भी समझ में नहीं आया सर, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, हेडेक होने लगा है। कोई बात नहीं, सब्र करो, दूसरा टाइप देखते ही आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा टाइप आपका होता है इंडिपेंडेंट का अपोजिट ही होगा डिपेंडेंट। ठीक है, एक हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब अच्छा बच्चा। एक हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, किसी और पर डिपेंडेंट है, ठीक है, थोड़ा सा कमजोर बच्चा। सर इंडिपेंडेंट का आपने बता दिया, ही मेड हिज मदर इंडिपेंडेंट है। सर इसका और बता दो तो हम समझ जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। चलो ठीक है, इसका भी देख लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। मैंने बोला अब समझना, अब रियल स्टोरी शुरू है। मैंने बोला व्हेन ही गॉट होम, जब वह घर पहुंचा या जब वह घर गया, ठीक है। व्हेन ही गॉट होम, जब वह घर पहुंचा। सर क्या, घर तो पहुंच गया बट क्या? सर आप क्या कहना चाह रहे हो इससे, जब वह घर पहुंचा? सेंस दे रहा है, सेंस दे रहा है, लेकिन कैसा? नॉट कंप्लीट सेंस। समझ में आ गया? व्हेन ही गॉट होम सेंस दे रहा है, लेकिन कैसा? नॉट कंप्लीट सेंस। पूरा सेंस देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक और क्लॉज जोड़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर समझना। इसमें हमने देखा ही मेड हिज मदर कंप्लीट सेंस दे रहा था, हमें किसी और की नीड नहीं थी। जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा है कंप्लीट दे रहा है, वह मिला अपनी मां से मिला, कंप्लीट दे रहा है। अब इसमें व्हेन ही गॉट होम, वह घर पहुंचा, जब वह घर पहुंचा, जब वर्ड ने क्या कर दिया, इसको इनकम्प्लीट बना दिया। समझ में आ रहा है? जब वर्ड ने क्या किया, इसको इनकम्प्लीट। अगर होता ही गॉट होम, वह घर पहुंचा, तो कंप्लीट सेंस दे रहा था कि वह घर पहुंच गया। अब यहाँ पे व्हेन वर्ड लगा है, जब वह घर पहुंचा, अब ये क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। जब वह घर पहुंचा उसने क्या किया, क्या हुआ, कहां गया, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस है। अब इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी और पर डिपेंड करना पड़ता है, डिपेंड होता है, इसलिए इसका नाम डिपेंडेंट क्लॉज है। समझ में आ रहा है? सर ये डिपेंडेंट क्लॉज है, व्हेन ही गॉट होम, जब वह घर पहुंचा, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा तो कंप्लीट सेंस देना चाहिए। देने के लिए क्या करेगा, ये किसी पर डिपेंड रहता है, नाम इसका डिपेंडेंट है, निर्भर रहता है। सर किस पर निर्भर रहता है ये बता दो। तो डिपेंडेंट क्लॉज निर्भर रहते हैं अपने दूसरे भाई पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। सर आपने बता दिया दोनों डिफरेंस, ये इंडिपेंडेंट होता है, अकेला आ सकता है, ये अकेला नहीं आ सकता, डिपेंडेंट होता है। आपने ये बता दिया कि डिपेंडेंट क्लॉज है, अगर पूरा सेंस चाहिए तो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड रहता है। सर ये आपके सामने डिपेंडेंट क्लॉज है। अब सर बता के दिखाओ कि कैसे डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़कर उसके साथ आकर कंप्लीट सेंस देता है। सर आपने बता दिया कि डिपेंडेंट क्लॉज अभी डिपेंड है किस पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। क्यों है? क्योंकि कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। जब ये इसके साथ आ जाएगा तो कंप्लीट सेंस देगा। तो सर आप मुझे अब बताओ, एक प्रैक्टिकल बताओ कि कैसे कंप्लीट सेंस देगा। तो चलो वो भी बता देते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इस चीज को हटा देता हूं, क्योंकि इनके नाम हमें पता है, एक का नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक का नाम है डिपेंडेंट क्लॉज। अब क्या हुआ, नीचे आपके सामने लिखा है डिपेंडेंट क्लॉज, जो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसको नीड है, इसको जरूरत है किसकी, इसकी, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज की। मैंने क्या बोला कि डिपेंडेंट क्लॉज इस पर डिपेंड करते हैं। तो हमने क्या किया, इन वाले महाराज को इधर उठा के रख दिया, होम ही मेड हिज मदर। अब जरा इसको पढ़ो, अब सेंटेंस को पढ़ो। When he got home, he met his mother. जब वह घर पहुंचा वह अपनी मां से मिला। कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंस आया, डिफरेंस समझ में आ गया, क्लियर हुई बातें। क्लॉज दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट चीख चीख के कह रहा है कि मैं आजाद हूं, मैं अकेला आ सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंट क्लॉज रो रो के कह रहा है कि मैं आजाद नहीं हूं, मुझे किसी की जरूरत पड़ती है आने के लिए, मैं कंप्लीट सेंस नहीं देता। अगर मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आता हूं तो मैं कंप्लीट सेंस दे सकता हूं। आपके सामने सेंटेंस लिखा है व्हेन ही गॉट होम, जिसमें ये व्हेन ही गॉट होम कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो ये कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ही मेड हिज मदर, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
समझ में आ गया? एक सेंटेंस, दो क्लॉज, एक है डिपेंडेंट क्लॉज, एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम इसको अलग से लिखते हैं, ही मेट हिज मदर, कंप्लीट सेंस दे रहा है, हमें किसी की नीड नहीं है। अगर हम इसको लिख रहे हैं व्हेन ही गॉट होम, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, हमें किसी एक क्लॉज की नीड है। वो कौन सा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब दोनों को साथ में लिख दिया, एक साथ पढ़ा, व्हेन ही गॉट होम ही मेट हिज मदर, तब सर हमें पूरा कंप्लीट सेंस मिला है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। फ्रेसेस, क्लॉज, टॉपिक, इतना ही आपके एग्जाम में आता है। समझ में आ गया? फ्रेसेस, क्लॉज, टॉपिक, इतना ही आपके एग्जाम में आता है। हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया, इसका अच्छे से पोस्टमार्टम कर लिया। अगर समझ में नहीं आया, वीडियो बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने पूरी श्रद्धा के साथ समझाया है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक टॉपिक हमारा आज का खत्म हो गया। थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, मैंने एक वर्ड बोला है ओवरव्यू। ओवरव्यू मैंने क्यों बोला है? क्योंकि मैं उसमें भी डीपली नहीं पढ़ाने वाला। आप बोलोगे सर एग्जाम में इतना सिंपल थोड़ी आता होगा जैसे आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, मैंने क्या कहा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू लेंगे, बस देखेंगे कि होता क्या है, उनकी सूरत देखेंगे, उनको अच्छे समझेंगे नहीं, बस उनका जो फ्रंट है उसको देखेंगे कि होता क्या है। अब मैं इसको क्यों देख रहा हूं? क्योंकि इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टेंसेस। तो टेंसेस में इनका यूज होने वाला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर पार्ट बहुत ही डीपली है। ठीक है, उसको समझने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए, बट मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी हम एडवांस नहीं पढ़ रहे। जब एडवांस पढ़ेंगे तो हम अच्छे से उनका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैं ओवरव्यू देने वाला हूं किस चीज का? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। देखो पता है, जब भी कोई क्वेश्चन करता है, मुझसे भी कोई क्वेश्चन करता था, मैं क्लास 10th 11th में था, कोई मुझसे पूछा था व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो मैं बोलता था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। उसने पूछा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो मैं उसके क्या दे रहा हूं, एग्जांपल्स दे रहा हूं, उसके टाइप्स बता रहा हूं, कौन कौन से नाउन, प्रोनाउन। भाई क्वेश्चन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसका मतलब क्या है, तो हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। मोस्टली लोग यही करते हैं, जब भी कोई पूछता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, हम बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। उसने ये नहीं पूछा कौन कौन से होते हैं, उसने ये पूछा कि ये होता क्या है। तो देखो पार्ट्स मींस होता है भाग या फिर टुकड़ा या फिर हिस्सा, किसका? स्पीच। स्पीच मींस होता है लैंग्वेज। ठीक है, स्पीच को हम लैंग्वेज बोल सकते हैं, मतलब एक लैंग्वेज के पार्ट्स, एक लैंग्वेज का हिस्सा, या फिर स्पीच को हम बोल सकते हैं भाषण जो हम बोलते हैं, या फिर आप जो कुछ भी पढ़ते हो, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उसमें जो भी आप पढ़ रहे हो वो स्पीच है, लैंग्वेज है। उसके जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब कि जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, देयर वॉज अ किंग, हम स्टोरी पढ़ते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ देयर वॉज अ किंग। अब ये देयर क्या है, वॉज क्या है, ए क्या है, किंग क्या है, इनका नाम क्या है, बस इसी को पढ़ना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, ये स्पीच है, इसके पार्ट्स 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। सर इनका नाम क्या है, इनको क्या कहा जाता है, बस वही समझना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ओवरव्यू दूंगा बिल्कुल, ठीक है, बेसिक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक। अभी मैं आपको एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। ये मत सोचना सर इतना सिंपल नहीं आता होगा जैसे आप पढ़ा रहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच को। बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा कि होता क्या है। मैंने क्या कहा, उनकी सिर्फ सूरत देखनी है कि वो दिखते कैसे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो इंजन कहा जाता है जिस पार्ट को, उससे हम बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब मींस क्या होता है? क्रिया होती है। सर हम अच्छे से पता है, ये क्रिया क्या करती है? किसी भी काम को करने को दर्शाती है। ठीक है, किसको दर्शाती है? एक्शन को। किसको दर्शाती है? एक्शन को। ठीक है, या किसको दर्शाती है? स्टेट को। सर समझ में नहीं आया। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो आई एम टीचिंग। ठीक है, या फिर ये सेंटेंस है, हमें सिर्फ वर्ब देखनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, आई एम को यहां से हटा दे रहे हैं, टीचिंग का आईएनजी हटा दे रहे हैं, बाद में पढ़ाएंगे। टीच कर दिया मैंने। टीच मींस क्या होता है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या कर रहा है? कोई काम दर्शा रहा है कि कोई काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। वैसे ही सोना, खाना, पीना, नहाना, दौड़ना, ठीक है, कूदना, खेलना, गाना, नाचना, ये सभी क्या है? एक्शन दर्शा रहे हैं, कोई एक्शन हो रहा है। स्टेट के लिए क्या? जैसे मैंने बोला ही इज अ डॉक्टर। इसका मतलब क्या है? वह डॉक्टर है।
वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे स्टेट दिखा रहा है कि वह क्या है, एक डॉक्टर है। समझ में आ रहा है। तो जो इनमें यूज होता है, जो वर्ड स्टेट दिखाते हैं, जो वर्ड एक्शन दिखाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्ब। समझ में आ गया। क्रिया बोलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अलग तरीके से पढ़ाई जाती हैं, हम यहाँ पे अलग अप्रोच से पढ़ेंगे। हम कंसेप्ट से पढ़ेंगे। हम ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ेंगे जो इंग्लिश के लिए उसके अगेंस्ट हो, जो 100% इंग्लिश में लागू करती है। मैं आपको वही चीजें बताऊंगा। तो वर्ब दो काम करती है, क्या करती है, एक्शन और स्टेट। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे वर्ब, एक्शन वर्ब होती है, स्टेट वर्ब होती है। एक्शन वर्ब का यूज अलग होता है, स्टेट वर्ब का यूज अलग होता है, उनके रूल्स अलग होते हैं। तो वर्ब का दो काम होता है, अभी समझ लो, एक्शन और स्टेट। बहुत ही डीपली ये टॉपिक वर्ब, इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, उनके टाइप्स होते हैं, उनके और टाइप्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे डीपली। अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। तो हमने क्या बोला कि वर्ब एक पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का काम क्या होता है, एक्शन दर्शाना या फिर स्टेट दर्शाना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आपने सब समझा भी दिया। एक्शन जैसे टीच, ठीक है, लर्न, जंप, डांस, सिंग। स्टेट जैसे किसी चीज का होना। ठीक है, वह डॉक्टर है, वह आम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, किसी चीज के होने का पता चल रहा है। ठीक है, किसी काम के करने का पता चल रहा है। कौन कौन दर्शा रहा है, वर्ब दर्शा रहा है, तो इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने टीच है, जंप है। ठीक है सर, यही वर्ब होती हैं। बेसिक क्लियर हुआ। बस इतना ही पढ़ाऊंगा आज ओवरव्यू में वर्ब के बारे में। अगर डीपली पढ़ना है तो आगे वेट करना पड़ेगा। आगे जो क्लास आएगी वर्ब की, आराम से 4-5 घंटे की होगी, क्योंकि बहुत डीपली है। ठीक है, तो उसमें हम वर्ब का आराम से एक एक चीज पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या आता है। मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूं। जैसे आपने सुना होगा जेरंड, पार्टिसिपल, नॉन फाइनेट, फाइनेट, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, उसके बाद आपकी प्राइमरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, उसके बी, हैव, डू, सब चीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, हर एक चीज पर फोकस करेंगे, हर एक टॉपिक फोकस करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग कंफ्यूज मत हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कुछ भी है, जिस जिस टर्म के बारे में जो कुछ भी आपके एग्जाम में आता है, मैं सब कुछ कराऊंगा, बस ध्यान रखिए। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं नाउन की। हमने छोटे पढ़ा है नाउन के बारे में, द नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग, पीपल। ठीक है, मतलब किसी स्थान, प्राणी या किसका नाम, जीव का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। किसी प्लेस, पीपल या थिंग का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। हमने छोटे पढ़ा है। अब मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं नाउन का। किसी भी चीज का नाम, दुनिया में प्रेजेंट, दुनिया में उपस्थित किसी भी चीज का नाम, कोई भी चीज जिसका कुछ नाम हो, उसे हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, आप कोई भी चीज उठा के देख लो, जो आपको दिख रही है वो एक चीज है, उसका नाम होगा, क्या होगा, नाउन होगा। जो भावनाएं हैं वो भी एक चीज है, उसका नाम होगा, वो क्या होगा, नाउन होगा। जो नहीं दिखता है उसको भी हमने नाम दे रखा है, जैसे हवा, तो वो क्या होगा, नाउन होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, नाउन होगा। लव क्या होगा, नाउन होगा। लव को नाउन क्यों कहा गया, क्योंकि वो भी किसी चीज का नाम है। जब किसी से हम अच्छी फीलिंग्स में अटैच होते हैं, एक गुड फीलिंग्स रहती हैं, तो उसे लव कहते हैं। एक बुरी फीलिंग्स रहती हैं, उसे हेट कहते हैं। सर इनका भी नाम है। तो किसी भी चीज का नाम, मतलब द नेम ऑफ एनीथिंग, समझ में आ रहा है, द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। बात क्लियर हुई। आपको रखना नहीं है, कंसेप्ट समझना है। नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। सर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला मेरा ही नाम ले लो, सैंडी। आप में से कोई राहुल देख रहा होगा, राहुल का नाम ले लो। ठीक है, आप में से कोई तनु देख रही होगी, तनु का नाम ले लो। मैं इटावा में हूं, इटावा का नाम ले लो। कोई दिल्ली में होगा, दिल्ली का नाम ले लो। ये सब क्या है, नाउन है। क्लियर हुआ। नाउन भी डीप है, इसके पार्ट्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उनको कैसे अप्रोच करना, उनमें से क्या एरर आते हैं, नाउन का जब टॉपिक पूरा एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आएगा। ठीक है, नाउन के बारे में इतना ही समझना है कि नाउन होते क्या है। नाउन किसी भी चीज का नाम होता है। दूसरी चीज, नाउन के आगे आर्टिकल्स आता है। आर्टिकल क्या होता है बताऊंगा। ठीक है, आर्टिकल आपके 3 होते हैं, एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द। समझ रहे हो क्यों बाद में इसको पेंडिंग रखूं। ठीक है, आर्टिकल 3 होते हैं, ए होता है, एन होता है, द होता है। ए एन का मतलब होता है एक, जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं, सिंगुलर चीज की बात करते हैं, तो ए एन का यूज आता है। लेकिन कब आता है, जब उसके बाद नाउन हो। किसके लिए आते हैं, हमेशा नाउन के लिए आते हैं, पहली चीज। ठीक है, नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। समझ में आ गया। नाउन के बारे में इतना ही समझेंगे। अब एक नाउन का असिस्टेंट और है। कौन है नाउन का असिस्टेंट,
मतलब कि नाउन ने उसको रखा है कि जब भाई मैं ना आऊं तो तुम आ जाना। जैसे होता है ना कि मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, कुछ इमरजेंसी काम है तो अपना असिस्टेंट भेज रहा हूं मीटिंग के लिए, तो आप उससे बात कर लो जो आपको बात करनी है। वैसे ही नाउन ने क्या कर रखा है, अपना एक असिस्टेंट बना रखा है कि भाई जहां पर मैं ना आऊं वहां पे तुम आ जाना। ठीक है, तो उसका नाम है प्रोनाउन। समझदार हो, समझ के होगे, बेसिक चीज है। ठीक है, अच्छे से नहीं समझाऊंगा। प्रोनाउन मतलब क्या है, नाउन के स्थान पर जो वर्ड्स आते हैं, जो नाउन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल दे दो। जैसे मैंने बोला राहुल इज ईटिंग। ठीक है, राहुल इज ईटिंग, एक काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। कौन खा रहा है, राहुल खा रहा है। जो खा रहा है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है, नाउन है। राहुल क्या है, एक लड़के का नाम है। ठीक है, सब्जेक्ट वाले स्थान पर जब किसी भी एक लड़के का नाम होता है, मेल का नाम होता है, तो हमेशा हम ही का उपयोग करते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको, ही इज ईटिंग। ठीक है, अब आप राहुल इज ईटिंग बोलो या ही इज ईटिंग बोलो, बात दोनों एक जैसी है। मैंने क्या बोला, राहुल इज ईटिंग लिखा हुआ था, हमने क्या किया, राहुल को हटाकर ही लगा दिया। ही क्या एक प्रोनाउन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो राहुल इज ईटिंग को हमने क्या कर दिया, ही इज ईटिंग कर दिया। अब यहां पर जो ही है और राहुल, इनको एक्सचेंज कर दिया एक दूसरे से, राहुल के स्थान पर रिप्लेस कर दिया ही को, तो ही क्या है, ही आपका प्रोनाउन है। समझ में आ गया। राहुल इज ईटिंग लिखा हुआ था, राहुल एक नाउन था, राहुल के स्थान पर ही को डाल दिया, ही ने क्या किया, राहुल को रिप्लेस कर दिया, तो ही क्या है, प्रोनाउन है। सर रिप्लेस तो किया, बट इसको करते क्यों है, क्या जरूरी है इसको रिप्लेस करना। अच्छा खासा राहुल खा रहा था, राहुल को खाने देते ना, क्यों ही को डाल दिया। सर समझ में नहीं आता, वहां पे क्लॉजेस सेंटेंस में कंफ्यूजन कर दिया इंग्लिश वालों ने। यहाँ पर राहुल अच्छा खासा खा रहा था, उसको खाने नहीं दिया, यहाँ पर इसको ही को डाल दिया। क्या जरूरी है इसको रिप्लेस करना। जब नाउन अपना काम अच्छे से कर रहा है तो प्रोनाउन को लाना जरूरी क्यों है। ये कोई छुट्टी पे थोड़ी क्या है, काम कर रहा है ना अपना, तो इसको क्यों लाया। तो देखो भाई, इंग्लिश को एक अट्रैक्टिव भाषा बनाने के लिए, एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने के लिए प्रोनाउन का यूज होता है। सर समझा नहीं, थोड़ा एग्जांपल से समझाओ। मैंने क्या कहा, इंग्लिश को अट्रैक्टिव भाषा बनाने के लिए, उसको एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने के लिए प्रोनाउंस का यूज होता है। जैसे मैं बोलूं आपसे, ठीक है, आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राहुल इज अ बॉय, राहुल इज गुड इन स्टडीज, राहुल लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, 3 सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राहुल इज अ बॉय, राहुल एक लड़का है, राहुल इज गुड इन स्टडीज, राहुल लिव्स इन दिल्ली। राहुल को क्या किया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा नाम संदीप है। ठीक है, संदीप मेरा नाम है, संदीप के पापा का नाम ये है, संदीप की मम्मी का नाम ये है, संदीप यहाँ पे रहता है, संदीप ये काम करता है, संदीप इतना पढ़ा हुआ है, संदीप ये, संदीप वो। तो उसमें क्या हो रहा है कि मैं अपने नाम को रिपीट कर रहा हूं, कैसा लग रहा है, और लग रहा है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, आप बोलते हो कि संदीप मेरा नाम है, संदीप के पापा का नाम ये है, संदीप की माँ का नाम ये है, संदीप के भाई इतने हैं, संदीप यहाँ से पढ़ के आया, संदीप ऐसे आया, संदीप ने ये किया है, तो उसमें क्या हो रहा है, और फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है, क्योंकि हम अपने नाम को बार बार रिपीट कर रहे हैं। सामने वाले को पता है कि आपके पापा का नाम बताया जा रहा है, हम संदीप के बारे में जान रहे हैं, संदीप के पापा से मतलब है, संदीप की मां से मतलब है, फिर संदीप को बार बार रिपीट क्यों किया जा रहा है, ऑड है। अब उस ऑडनेस को हटाने के लिए हमने क्या किया, प्रोनाउन का यूज किया। ठीक है, अब इसको कैसे हटाएंगे सर, तो राहुल इज अ बॉय हमने दिखा दिया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, यहां से हमने दर्शा दिया, यहाँ पे राहुल को हटाया, यहाँ पे लगा दिया ही। अब फिर राहुल आया, इसको हटाया, यहाँ पे लगा दिया ही। ठीक है, राहुल इज अ बॉय, ही इज गुड इन स्टडीज, ही लिव्स इन दिल्ली। अब आपको ऑर्डनेस नहीं दिखेगी, समझ में आ गया। इसलिए प्रोनाउन को रिप्लेस किया जाता है किससे, नाउन से, जिससे कि भाषा को डेकोरेट बनाया जा सके, भाषा को एक अच्छे ढंग से पढ़ा जा सके, जो रिपीटेशन होता है उसको हटाया जा सके। और भी इसका एक काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो हम पढ़ेंगे जब हम इसके बारे में डीपली समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने हमें।
प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, नाउन हो गया। अब हम आते हैं एडजेक्टिव पे। ठीक है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में समझने से पहले मैं आपको एक चीज बोलता हूं। जो ये सामने एड लिखा हुआ है, आपने ए डबल डी सुना होगा। एड मींस क्या होता है? एड मींस क्या होता है सर? जोड़ना होता है। एडिशन, एड मींस जोड़ना होता है। ठीक है, तो सर क्या ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये भी किसी के साथ जुड़ता है? सर आप यहाँ पे ऐड का सेंस दे रहे हो, एड मींस जोड़ना होता है। उसके सामने ऐड लिखा हुआ है, फ्रंट में लिखा हुआ है ऐड, एडी। क्या सर ये भी किसी के साथ जुड़ने का काम करता है क्या? सरकार को समझ में आ रहा है? इसकी बू आ रही है, बदबू आ रही है कि ये भी किसी के साथ जुड़ने का काम करता है। हाँ जी, ये भी किसी के साथ जुड़ने का काम करता है। मतलब एक किसी चीज के साथ जुड़कर उसकी शोभा बढ़ाता है, उसके बारे में बताता है, उसको मॉडिफाई करता है। सर किसके बारे में बताता है? मैं बता दूं तो वो बताता है नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में। समझ में आ रहा है? ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़कर उनके आगे आकर उसकी शोभा बढ़ाए। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के आगे आकर उनके सामने लिखकर उसकी शोभा बढ़ाएं, उसको मॉडिफाई करें, इनके बारे में एक्स्ट्रा बताएं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। सर समझ में तो आ गया, लेकिन अच्छे से समझाओ। जैसे मैंने बोला सैंडी, ठीक है, और आगे मैंने कुछ वर्ड यूज कर लिया। मैंने बोला क्लेवर, अपनी बेइज्जती तो करूंगा नहीं, ठीक है, खुद से बेइज्जती करूंगा, दुनिया तो फिर छोड़ेगी नहीं। तो मैंने बोला सैंडी, ये क्या था? एक नाउन था, आगे लिख दिया क्लेवर। अब पूरा बन गया क्लेवर सैंडी। क्लेवर ने क्या किया? सैंडी की विशेषता बताई, सैंडी को मॉडिफाई किया कि सैंडी कैसा है? चालाक है। समझ में आ गया? कैसा है? चालाक है। ठीक है, तो अब ये क्लेवर क्या है? यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसने सैंडी को मॉडिफाई किया। सैंडी क्या है? नाउन है। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के साथ आकर, उनके साथ जुड़कर, उनकी विशेषता बताएं, उनको मॉडिफाई करें, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। एग्जाम्पल आपका ब्यूटीफुल, ठीक है, हैंडसम, उसके बाद रिच, पुअर, ठीक है, ये सभी आपके क्या है? एग्जाम्पल है। हार्ड वर्किंग, लेजी, सब किसके एग्जाम्पल हैं? एडजेक्टिव के। आई थिंक आपको बेसिक एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा, और स्कूल लैब में इन्हें हमने अच्छे से पढ़ा है, तो इतना डीपली अभी पढ़ाने की नीड नहीं है। आने वाली क्लास में हम इसका अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, अभी के लिए वेट करो। अपने जो हथियार हैं, जो लेके बैठे हो कि सर हमें मौका दो, हम इनको अच्छे से चीर फाड़ करते हैं, बहुत परेशान किया है इन्होंने हमें, तो उनका आराम से करेंगे, टेंशन मत लो, हम साथ में मिलकर करेंगे। फिलहाल औरों को देखते हैं कि और कैसे दिखते हैं। तो एडजेक्टिव हो गया। अब बात करते हैं एडवर्ब की। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि हमारी स्कूल लाइफ में, हमारी स्कूल टीचिंग में एडवर्ब का बताया जाता था, जो ऐड करें किसके साथ? वर्ब के साथ। मतलब वर्ब के साथ जुड़कर जो वर्ब की शोभा बढ़ाए। ऐसे वर्ड जो वर्ब के लिए आते हैं, जो क्रिया के लिए आते हैं और क्या करते हैं? क्रिया को मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा बताते हैं, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। मोस्टली 99% लोगों ने स्कूल में यही पढ़ा होगा कि एडवर्ब कौन से वर्ड होते हैं? जो वर्ब को मॉडिफाई करे। जैसे एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा था, वैसे ही एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो ऐसे वर्ड जो वर्ब के साथ आकर वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उन्हें हम एडवर्ब बोलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको दो चीज नहीं पढ़ाई गई है। एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। सर समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहते हो? एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं, इनके बारे में बताते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं और एडवर्ब के बारे में बताते हैं। सर एग्जांपल देखिए बताओ। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो ये वेरी किसके लिए आया है? इसने किसको मॉडिफाई किया है? मैं बोलता ही रन फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। मैंने बोल दिया ही रन्स वेरी फास्ट। वेरी किसके लिए आया? किसको मॉडिफाई किया? इसने फास्ट को मॉडिफाई किया है। जो फास्ट था उसके आगे हमने वेरी लगा दिया। ठीक है, तो उसने किसको मॉडिफाई किया? फास्ट को किया है। ही रन्स वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फास्ट क्या है यहाँ पे? फास्ट किसके लिए आया? रन के लिए। मेरी बात ध्यान समझना। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, वेरी किसके लिए आया आपका?
फास्ट के लिए फास्ट आपका यहाँ पे क्या है, फास्ट आपका यहाँ पे क्या है, कौन फास्ट दौड़ता है, तेज कौन दौड़ता है, वह दौड़ता है, वह आपका क्या है, वह आपका नाउन प्रोनाउन है, वह आपका क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में कौन बता रहा है, फास्ट बता रहा है। फास्ट आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव को मॉडिफाई किसने किया, बैरी ने किया। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, तो बैरी क्या हुआ आपका, एडवर्ब हुआ। समझ में आई बात समझ में आ गई। यहाँ पे एडवर्ब ने किसको बैरी वो किया, मॉडिफाई किसको किया है, एडजेक्टिव को किया है। तो हमने देख लिया कि एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, वैसे ही मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला आई टीच स्लोली, मैं कैसे पढ़ाता हूं, धीमे पढ़ाता हूं, धीरे पढ़ाता हूं। ठीक है, तो ये स्लोली वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्लोली किसके लिए आया है, टीच के लिए आया है, पढ़ाने के लिए आया है। ठीक है, मैं धीमे तो नहीं हूं, मैं बोलूं आई एम स्लोली, ठीक है, मैं धीमा हूं, तो वहां पे धीमा किसके लिए आता, आई के लिए, बट यहां पे किसके लिए आया, टीच के लिए आया है, आई एम स्लो। ठीक है, यहाँ पे स्लोली किसके लिए आया, टीच के लिए आया है। टीच क्या है, हमारी वर्ब है, वर्ब को किसने मॉडिफाई किया है, स्लोली ने। स्लोली क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब तीनों को मॉडिफाई करते हैं। समझ में आ गया, आई टीच स्लोली एक सेंटेंस है, टीच के लिए आया है स्लोली। टीच को क्या किया, मॉडिफाई किया है, कैसे पढ़ाता है, स्लोली पढ़ाता है, आराम से पढ़ाता है, धीमे पढ़ाता है, तो उसने क्या किया, टीच को मॉडिफाई किया है। टीच क्या है, वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। ठीक है, तो स्लोली क्या है आपका, एडवर्ब है। वैसे ही मैं यहां पे बोल दूं, ठीक है, अब एक हो गया आई टी स्लोली, मैं धीमे पढ़ाता हूं, मतलब धीमे में क्या है, थोड़ा सा धीमे पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने बोल दिया आई टी वेरी स्लोली, मैं बहुत धीमे पढ़ाता हूं। अब जो ये वेरी वर्ड है, इसने क्या किया, स्लोली को मॉडिफाई कर दिया। स्लोली क्या था, हमारा एडवर्ब था, वेरी ने क्या किया, स्लोली को मॉडिफाई किया, मतलब एडवर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, तो वेरी यहाँ पे क्या हुआ, वेरी भी यहाँ पे एडवर्ब है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, एडवर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब और वर्ब तीनों को मॉडिफाई करता है। तीनों के हमने एग्जांपल देख लिए, आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अपना आगे वाला जो है उसको देखते हैं। तो हम देख चुके हैं वर्ब को, नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को। हम आते हैं प्रपोजिशन पे, प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे हम प्रोपोजिशन पढ़ते थे, बट प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीमिस होता है पहले, प्रीमिस क्या होता है, पहले। ठीक है, और पोजीशन में तो होता है स्थान। छोटे में बताया जाता था कि ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उनके क्या बताते हैं, स्थान बताते हैं, उसकी प्लेस बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा अलग क्वालिटी में पढ़ेंगे, एडवांस लेवल की इसमें जो होता है उसमें पढ़ेंगे। तो प्रोपोजिशन क्या होते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन का किसी और वर्ड के साथ रिलेशनशिप शो करते हैं। थोड़ा इनका प्रॉब्लम है, मैं डाल लेता हूं, तब तक आप लोग देख लो। ठीक है, मैंने क्या कहा, प्रीपोजिशन हमने छोटे पढ़ा था कि प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थान। ऐसे वर्ड्स जो नाउन प्रोनाउन से पहले आकर नाउन और प्रोनाउन का स्थान बताते हैं, प्लेस बताते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन का किसी और वर्ड के साथ, किसी और शब्द के साथ क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, रिश्ता बताता है। बात समझ में आ रही है। अब सर कैसे, आपने बता दिया रिश्ता बताता है कैसे, जैसे मैंने बोला ठीक है, तो द ट्री क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका नाउन है। द ट्री क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या आया, अंडर आया। ठीक है, अभी अंडर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिश्ता बता रहा है किसका, पेड़ का और बैठने का, कि वह कहां बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है, तो क्या कर रहा है, सिटिंग का और ट्री का क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है कि वह बैठा है, कहां बैठा है, पेड़ के नीचे। बैठना कहां पे हो रहा है उसका, पेड़ के नीचे, तो उसने क्या दर्शाया,
रिलेशनशिप दर्शाया, ठीक है। कौन से वर्ड ने दर्शाया? अंडर ने। तो अंडर हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। और चेक करने के लिए नाउन से पहले आया है, तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उनके और किसी दूसरे शब्द के बारे में रिश्ता बताते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रपोजिशन, ठीक है। वो वर्ड आपका वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। समझ में आ गई प्रपोजिशन के बारे में। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, आपने देखा सर ये बुक आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। देयर आपका एडवर्ब है, और ये जो द टेबल है ये आपका नाउन है, ठीक है। और ऑन आपका प्रपोजिशन है। सर रिश्ता किसका बता रहा है? बुक का और टेबल का बता रहा है। बुक कहां पर है? टेबल पर है। बुक कहां पर है? टेबल पर है। टेबल पर क्या है? बुक है। दोनों का क्या बता रहा है? रिश्ता बता रहा है। जब रिलेशनशिप बता रहा है तो ये क्या होगा? कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है, तो ऑन क्या होगा? आपका प्रपोजिशन होगा। पास समझ में आ रही है? प्रीपोजिशन के बारे में हम आगे बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। एडवर्ब के बारे में मैंने तो एक टॉपिक अभी थोड़ा छोड़ दिया है क्योंकि थोड़ा दिमाग घूम जाता है, इसलिए बाद में जब एडवर्ब का पूरा पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें अच्छे से समझाएंगे एडवर्ब क्या होता है, किन किन वर्ड से हम पता कर सकते हैं कि एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। कंफ्यूजिंग होता है, दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे। प्रीपोजिशन के बारे में हमारे लिए इतना ही काफी है। ये क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन का किसी और शब्द के साथ रिलेशनशिप बताते हैं। कैसे बता रहे हैं? बुक रखी हुई है कहां पर? टेबल पर। टेबल पर क्या है? बुक है। दोनों के बीच का रिश्ता बता रहे हैं कि टेबल पर बुक रखी हुई है और बुक टेबल पर रखी हुई है। आई थिंक आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है नेक्स्ट 7th नंबर का है कंजक्शन। ठीक है, अभी कंजक्शन का काम क्या होता है? जो ये जंक्शन है, ये जंक्शन है कंजक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका? जोड़ना। अब ये सर जोड़ना से मतलब क्या है? आपने जोड़ने वाला पहले बता दिया था कि एडजेक्टिव जुड़कर काम करते हैं, एडवर्ब जुड़कर काम करते हैं। आप सिर्फ जोड़ने वाला बता रहे हो। इसका क्या है? ये क्या करता है? दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। बात समझ में आ रही है? कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, दो बातों को आपस में जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। हमें सेंटेंस बताया जाता है बट हम जानते हैं सेंटेंस नहीं होता है, क्या होता है? क्लॉजेस होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो दो क्लॉजेस को कंजक्शन क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे मैंने बोला एक हो गया आपका बिटवीन। बिटवीन तो आपका आई थिंक प्रपोजिशन है, ठीक है, रिलेशन बताता है। जैसे मैंने आपका बोल दिया बिकॉज, ठीक है। अब इसका सर जोड़ के बताइए कैसे जोड़ता है। अब मैंने बोला आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। सर ये क्लॉज है? हाँ सर क्लॉज है। ये क्यों क्लॉज है? क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, एक क्लॉज है। अब दूसरा क्लॉज लेते हैं। क्या ये क्लॉज है? हाँ सर क्लॉज है। क्यों है? क्योंकि सर ये बर्बरी है, सब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज कहलाता है। सर आई वाज हैप्पी, आई वॉन द मैच। सर ये तो समझ में आ गया कि क्लॉज है आई वाज हैप्पी, और ये भी क्लॉज है आई वॉन द मैच। बट सर इनको जोड़ा कैसे जाएगा? तो इनका जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। कैसे? यहां मैंने डाल दिया बिकॉज। अब इसको पढ़ो। आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई वॉन द मैच। मैं खुश था क्योंकि मैंने मैच जीत लिया या मैंने मैच जीता। समझ में आ गया? तो ये बिकॉज ने क्या किया? दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम किया। इसको और इसको जोड़कर एक सेंटेंस बनाया, एक सेंस आया पूरा कि आई वॉज हैप्पी, मैं जीता क्योंकि मैं खुश था क्योंकि मैं जीता। समझ में आ गया बिकॉज का काम क्या हुआ? तो ऐसे वर्ड्स जो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? एक होता है सो, बिकॉज, जो ये वर्ड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। और भी होते हैं जो मैन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको जब कंजक्शन वाला पढ़ाऊंगा तब सब बताऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, इनके बारे में समझ रहे हैं इनका काम क्या होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। क्या सर एंड भी कंजक्शन होता है? हाँ जी, एंड भी कंजक्शन होता है क्योंकि वो भी जोड़ने का
काम करता है। दूसरी बात, आपको कभी लगता होगा कि सर एक वर्ड दो जगह काम करता है, तो हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक से ज्यादा जगह यूज हो सकते हैं, मतलब एक वर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, आगे बताऊंगा। तो हमारा कंजक्शन हो गया। लास्ट हमारा बहुत आसान, इसका नाम है इंटरजेक्शन। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। समझ में आ गया। अब से इसका काम क्या होता है, देखो जो ये इंटरजेक्शन है इसका काम ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये आपको फीलिंग्स या फिर आपकी जो आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पढ़ा था इंटरजेक्शन यूज होते हैं, तो इनका काम क्या होता है, ये सिर्फ आपकी फीलिंग्स को दर्शाते हैं, आपके रिएक्शंस को दर्शाते हैं, आपके इमोशंस को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई गाना पसंद आया, आपने कहा यो व्हाट वाज द म्यूजिक, व्हाट इज द म्यूजिक, तो यहाँ पे जो यो वर्ड है ये क्या है, इंटरजेक्शन है। आगे जैसे ही आपका वाव, हु, हुर्रे, तो ये सभी, ओ, आउच, ये सभी क्या है आपके इंटरजेक्शन, जिससे आप फीलिंग अपने रिएक्शन दर्शाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा पानी पी लो। ठीक है, तो इंटरजेक्शन हमने समझ लिया कौन कौन से होते हैं, यो, वाव, हाउ, आउच, ओनो, ये सभी क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। सॉरी यहाँ पे जे ई होगा। ठीक है, इंटरजेक्शन। समझ में आ गया। तो हमारे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देख लिए, कौन कौन से थे, मैं एक बार लिख देता हूं पूरे सभी, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए। पहला हमने देखा वर्ब, दूसरा हमने देखा नाउन, तीसरा हमने देखा प्रोनाउन, चौथा हमने देखा एडवर्ब, पांचवा देखा एडजेक्टिव, छठवां हमने देखा प्रीपोजिशन, आठवां हमने देखा कंजक्शन, नहीं 1 2 3 4 5 6 सातवां देखा कंजक्शन, और आठवां देखा हमने इंटरजेक्शन। ठीक है, ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जनरली मतलब 8 के बाद एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जिसका यूज हम करते हैं अपनी लैंग्वेज में, जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल। ये भी तो स्पीच का पार्ट होता है। नाउन प्रोनाउन के आगे आता है, जो हम बुक पढ़ते हैं हमें ए एन दा मिलता है कि नहीं मिलता है। सर आपने बोला था कि जो भी वर्ड्स आते हैं वो स्पीच के पार्ट्स होते हैं, इनमें आर्टिकल्स क्यों नहीं है सर, ए एन दा भी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, लैंग्वेज का पार्ट है, स्पीच का पार्ट है। हमने सर पढ़ा है अ किंग, अ रैट, ठीक है, अ हाउस, तो उसमें सर ये आर्टिकल कहां गया। तो आपकी नॉलेज लिए बता दूं कि आर्टिकल भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, लेकिन इसको अलग से नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन प्रोनाउन के लिए आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो हमें पता है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो आर्टिकल आपका एडजेक्टिव ही है, आर्टिकल आपका एक टाइप का एडजेक्टिव है। ठीक है, इनका रिव्यू ले लेते हैं। वर्ब काम करता है किसका, किसी चीज के होने का या करने का, ठीक है, किसी एक्शन का या फिर स्टेट का। नाउन काम किसका करता है, ये नेमिंग वर्ड होते हैं, किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। प्रोनाउन नाउन की जगह रिप्लेस करते हैं। एडवर्ब विशेषता बताते हैं, मॉडिफाई करते हैं किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को, और खुद एडवर्ब को, खुद को। एडजेक्टिव क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं किसको, नाउन को और प्रोनाउन को। प्रीपोजिशन क्या करते हैं, रिश्ता बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी और वर्ड के साथ बताते हैं, कौन, प्रीपोजिशन। कंजक्शन क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं किसको, दो क्लॉजेस को। समझ में आ गया, जैसे हमने देखा था बिकॉज या फिर सो हो गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, किसी दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इंटरजेक्शन क्या करते हैं, इंटरजेक्शन हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारे रिएक्शन को दर्शाते हैं, जैसे आउच या फिर ओ नो, वाओ, सो सैड, ये जो होते हैं, ओ माय गॉड, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आर्टिकल्स क्या करते हैं, आर्टिकल्स नाउन प्रोनाउन के आगे आकर उनकी विशेषता करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इसलिए आर्टिकल्स भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। अब एक चीज होती है सर, दिस, हियर, देयर, दैट, ये सब क्या होते हैं, तो वो भी आपके एडजेक्टिव होते हैं। समझ में आ गया। तो ये सभी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमने ओवरव्यू ले लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फ्रेज एंड क्लॉज का ओवरव्यू ले लिया। देखो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि जब मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैं लेना शुरू किया था तो मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। कभी कभी क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते ना हमारा थोड़ा माइंड, जैसे मैं अब 1 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूँ, घूम रहा हूँ,
एनर्जी थोड़ी वेस्ट होती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं तो कुछ मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, आपकी तरह हूं। मिस्टेक से ही इंसान सीखता है, ठीक है। तो बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हो जाए, मैं इसको अगर दोबारा क्लियर करूं, तो जो मैं क्लियर कर रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है। मैं आपको कभी गलत नहीं बताऊंगा, मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा काम है एज अ ट्यूटर आपको टीच करना, एज अ फ्रेंड आपको समझाना, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा सही चीज समझाऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई चीज याद नहीं रहती है, या फिर कभी कभी मतलब जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मैं अभी इंटरजेक्शन में मीनिंग मिस्टेक कर दी थी, इससे पहले जो कंजंक्शन था उसमें एल लिखना भूल गया था, ठीक है। तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यहाँ पे मैंने एल लिखना भूल गया, ठीक है। फिर थोड़ा कंफ्यूजन भी था, तो मैंने बाद में इसको सही कर दिया। तो जो ये मिस्टेक्स होती है इनको प्लीज फॉरगिव कर देना, ठीक है। उन पे फोकस मत करना। मेन चीज है आपको सीखने पर, कंसेप्ट सीखने पर मैं समझा रहा हूँ। गलतियां होती हैं, शुरुआत है, गलतियां हो रही हैं, बाद में जाके ये गलतियां मैं सही करके एक अच्छे तरीके से आप सभी के सामने आऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितना हो सके सपोर्ट करो, जिससे मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर सकूं और आप लोगों को अच्छे कंसेप्ट के साथ समझा सकूं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आज प्रेसिडेंट क्लास अच्छे समझ में आ गया होगा। पार्ट्स ऑफ चीज हमने ओवरव्यू देख लिया। जो हमारी आगे क्लास होगी उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसको कवर करने के बाद हम चलेंगे टेंसेस के लिए। एक एक चीज टेंसेस को बेसिक से लेकर डीपली तक पढ़ेंगे। टेंशन मत लो, टाइम लग रहा है लगने दो, ठीक है। मेहनत लग रही है लगने दो। मैं आपके साथ हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। एग्जाम हम बहुत प्यार से क्लियर करने वाले हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।